रामपुर के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। ये घर था गोविंद सिंह का, जो गरीब तो नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे। और इसी घर से शुरू होती है इन दो बहनों की कहानी। एक थी अर्चना, संस्कारों की मूरत, तो दूसरी थी प्रिया, घमंड की दुकान। शुरुआत में दोनों बहनें साथ साथ पली थी, एक ही थाली में खाना, एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, प्रिया के मन में एक अजीब सी जलन घर करने लगी। गांव में लोग अर्चना की तारीफ करते थे। अर्चना तो देवी जैसी है, एकदम माता लक्ष्मी जैसी, शांत और दयालु। हाँ, सही कहा, ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाए। ये बातें प्रिया के कानों में जहर बनकर उतरने लगी थीं। उसने सोचा, मैं सुंदर हूं, तेज हूं, फिर सब अर्चना की ही तारीफ क्यों करते हैं। उसके पास तो ना शक्ल है ना अकल, उसके बावजूद सब उसी को मक्खन लगाते फिरते हैं। एक दिन गोविंद सिंह ने दोनों को पास बुलाया और बोले, बेटा, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। अर्चना ने सिर झुका लिया, जबकि प्रिया की आंखों में चमक आ गई। पहले अर्चना के लिए रमेश का रिश्ता आया। रमेश गरीब था और खेत में काम करता था, लेकिन दिल से साफ और नेक दिल था। प्रिया ने जब ये सुना तो वो हंस पड़ी और बोली, वाह, बड़ी बहन को तो खेतीहर किसान मिल गया, अब तो जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी इसे तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। प्रिया की बात पर अर्चना ने कुछ नहीं कहा, जबकि गोविंद सिंह ने कहा, हाँ, वो गरीब है लेकिन मेहनती और ईमानदार है, और साथ ही नेक दिल भी। अर्चना उसके साथ बहुत खुश रहेगी। अर्चना ने तुरंत जवाब दिया, जी बाबूजी, जैसा आप ठीक समझे। दूसरी तरफ प्रिया के लिए विवान का रिश्ता आया, जो एक जाना माना व्यापारी था। पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। ये सुनते ही प्रिया का घमंड आसमान छूने लगा और वो बोली, देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस लायक है। गोविंद सिंह ने प्रिया को जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी रग रग से वाकिफ थे। खैर, शादी तय हो गई और जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी हो गई। अर्चना शादी करके रमेश के साथ उसके घर आ गई। रमेश का घर छोटा था, छप्पर की छत, एक टूटी सी रसोई और कुछ कुछ बोरियों में रखा अनाज। रमेश ने प्यार से कहा, अर्चना, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, एम कभी किसी चीज की कमी ना हो। अर्चना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए रमेश, बस आपका साथ काफी है मेरे लिए। उधर जब प्रिया अपने ससुराल पहुंची तो आलीशान घर और चमचमाती गाड़ियां, इतनी दौलत, शोहरत, सब मेरा। अब तो मेरे ऐश ही ऐश है, अब तो अर्चना मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत और शोहरत के गुरूर ने प्रिया का घमंड दुगना कर दिया था। उसने चिल्लाते हुए नौकरानी से कहा, ओए रीना, इधर आ, ये मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया। नौकरानी ने डरते हुए जवाब दिया, लेकिन मैंने तो सुबह ही साफ किया था छोटी मालकिन। प्रिया ने गुस्से में कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं। नौकर हो तो नौकर बनकर रहो, जाओ जल्दी से यहां पोछा लगाओ, और हां, किसी नौकर को मेरे लिए नारियल पानी लाने को बोलो। नौकरानी ने सिर झुकाते हुए कहा, जी छोटी मालकिन, मैं अभी कर देती हूं। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और तीज का त्योहार आ गया। दोनों बहनें मायके पहुंची। अर्चना ने साधारण साड़ी पहनी थी तो प्रिया ने रेशमी लहंगा पहना हुआ था। उसके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां और एक बड़ा सा ब्रांडेड बैग लटका हुआ था। गांव की कुछ औरतें तीज का टोटका करने आई हुई थी। तभी प्रिया ने अपनी बहन का मजाक बनाते हुए कहा, और बताओ अर्चना, कैसा चल रहा है सब। रमेश जी जो खाना भी देते हैं कि नहीं। मैं तो भूल ही गई, खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, तुझे कहां से खिलाएंगे। प्रिया की कड़वी बातें सुनकर अर्चना का दिल टूट गया, लेकिन अपनी बहन को नीचा दिखाकर प्रिया को बड़ा मजा आया। दिन ढलने पर दोनों बहनें अपने अपने घर लौट गई। दिन गुजरने लगे। अर्चना की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पति रमेश के साथ खेत जाना और दिन भर कड़ी मेहनत करना। शाम होते होते अर्चना थक कर चूर हो जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। रमेश ने चिंता भरे स्वर में पूछा, सुनो अर्चना, क्या तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैं तुम्हें वो आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा। अर्चना ने तुरंत कहा, अरे नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आप जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, और मुझे क्या चाहिए। हम दोनों साथ हैं तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा।
रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो आज का खाना मैं बनाता हूं, तुम बैठकर आराम करो। अर्चना ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, मैं बना दूंगी, आप कैसे बनाएंगे? रमेश ने प्यार से कहा, क्यों, मैं क्यों नहीं बना सकता? आज मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाऊंगा, तुम बस बैठो और आराम करो। इस तरह रमेश ने चूल्हा जलाया, खाना बनाया और उसके बाद अपने हाथों से अर्चना को खाना भी खिलाया। एक तरफ जहां रमेश अपनी पत्नी अर्चना से बहुत प्यार करता था, वहीं दूसरी तरफ प्रिया को पूरा ऐशो आराम मिल रहा था। लेकिन एक चीज की कमी उसे खलने लगी थी, और वो था पति का प्यार और इज्जत। एक रोज जब प्रिया नहाकर बाहर आई तो सिर पर पल्लू रखना भूल गई। तभी उसकी सास सरोज ने उसे देख लिया और बोली, अरे मोही, मायके से कुछ सीखा नहीं क्या? घर में बहू कैसे रहती है, उसके तौर तरीके पता नहीं है क्या? अरे तू अब छोरी नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी है, कम से कम इसकी मर्यादा का ख्याल तो रख। प्रिया ने झुककर कहा, माफ कीजिए मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। सरोज ने तीखे लहजे में कहा, अरे क्या खाक ध्यान रखेगी, पता नहीं उन्होंने क्या देखकर तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मेरे फूल से बच्चे की शादी कर दी, गरीब गवार कहेगी। अपनी सास की बात सुनकर प्रिया का दिल टूट गया। उसने जो ऐशो आराम सोचा था वह तो उसे मिला था, लेकिन उसके बदले में उसके हक का प्यार और इज्जत उससे छीन गई थी। शुरुआत में प्रिया की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी, रेशमी साड़ियां, गहने, कपड़े, नौकर चाकर। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पति के प्यार बिना ये सब चीजें अधूरी है। विवान दिन भर दुकान में रहता, शाम को घर आता थका हुआ और सीधे ही खाना खाकर सो जाता। इससे परेशान होकर एक दिन प्रिया ने पूछा, तुम मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? विवान ने प्रिया की बात सुनकर बड़े ही सख्त लहजे में जवाब दिया, औरत हो तो औरत बनकर रहो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो, तुम्हें सारा ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। प्रिया जिसे अपने हुस्न पर गुरूर था, वो विवान की बात सुनकर चकनाचूर हो गई। खैर कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन खबर आई कि विवान का एक बड़ा सौदा डूब गया है। कारोबार में बड़ा भारी नुकसान हो गया था। विवान ने अपनी मां से कहा, मां दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जो बड़ा ऑर्डर आया हुआ था वह अचानक से क्लाइंट ने मना कर दिया, लेकर भारी इन्वेस्टमेंट कर दी थी, अब हम बुरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। मां ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, बेटा तू चिंता मत कर, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और विवान की दुकान पर कर्ज बढ़ने लगा। लोगों ने उधार समय पर वापस नहीं किया। विवान का बहुत पैसा फंस गया और सास सरोज का लहजा भी प्रिया के लिए बदल गया। सरोज ने प्रिया से कहा, बहू अब साज श्रृंगार कम करो, हालात को समझो, इन गहने जेवरात को मुझे दे दो, जरूरत में काम आएंगे। इस तरह प्रिया ने अपने सारे गहने जेवरात उतारकर अपनी सास को दे दिए। जो प्रिया एक रानी की तरह रहती थी, इसके हालात अचानक से एक नौकरानी जैसे हो गए थे। उधर रमेश ने एक नया फैसला लिया। उसने कहा, अर्चना अब हम सिर्फ फसल पर नहीं जी सकते, हमें कुछ और भी करना होगा। अर्चना ने भी रमेश की हिम्मत बढ़ाई और बोली, जी जैसा आप सही समझे, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूं। रमेश ने खुशी से कहा, तो फिर ठीक है अर्चना, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता हूं। हम खेत में ताजा फल सब्जियां उगाकर वहां बेचा करेंगे, इससे हमें मंडी से 10 गुना मुनाफा होगा। अर्चना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छा विचार है जी, मैं आपके साथ हूं, हम बहुत मेहनत करेंगे। इस तरह दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाना शुरू किया और रमेश उन्हें मंडी में बेचने की जगह शहर के बाजार में ले जाकर बेचने लगा। एक शाम जब रमेश सब्जियां बेचकर वापस घर आया, रमेश ने आवाज लगाई, अरे सुनो अर्चना, बाहर तो आओ जी। और रमेश की आवाज सुनकर अर्चना घर से बाहर आई तो उसने देखा कि रमेश के हाथ में कुछ बैग लटके हुए थे। अर्चना ने पूछा, अजी क्या हुआ, आप बहुत खुश लग रहे हो। रमेश ने उत्साह से कहा, अरे अर्चना, खुशी की तो बात ही है, तुम्हें पता है आज मैं 10,000 की सब्जियां बिक गईं। अगर ऐसे ही रहा तो जल्द ही हम अमीर हो जाएंगे। अर्चना ने खुशी जताते हुए कहा, अजी ये तो सच में बहुत खुशी की बात है, अगर रोज ऐसे ही कमाई होने लगी तो हम हर महीने 3 लाख तक कमा लेंगे।
रमेश ने प्यार से कहा, हाँ अर्चना, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद ही ये कभी मुमकिन हो पाता। अर्चना ने कहा, अजी ये भी कोई कहने की बात है, आपकी पत्नी हो और आपके हर फैसले में आपके साथ हूं। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके हाथों में ये क्या है। इस तरह दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और रमेश वो बैग अर्चना के हाथ में देते हुए कहता है, अर्चना ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला उपहार है। जब अर्चना ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 2 सुंदर सुंदर साड़ियां रखी हुई थी। अर्चना ने कहा, अजी ये तो बहुत सुंदर साड़ियां है, क्या मेरे लिए है? रमेश ने मजाकिया अंदाज में कहा, नहीं, पड़ोस वाली के लिए है। यह सुनकर अर्चना के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा झलक आया और वह बोली, ठीक है फिर उसको ही जाकर दे दो, मुझसे बात मत करो। रमेश ने तुरंत कहा, मेरी फूलमती, मजाक कर रहा हूं, यह सब तुम्हारे लिए है। हमारी नजरें आपके अलावा किसी को देख सकती है क्या? यह सुनकर अर्चना मुस्कुरा देती है। इस तरह रमेश की धीरे धीरे अच्छा कमाई होने लगी। अर्चना ने पैसों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। उसने एक एक रुपया बचाया। गरीबी अभी भी थी लेकिन किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि अब उनकी कमाई उनकी दैनिक जरूरतों से काफी ज्यादा होने लगी थी। कुछ दिन बाद जब दोनों बहनों की मां की बरसी थी तो दोनों बहनें अपने पिता के घर आईं। इस बार दोनों ने ही सादा सी साड़ियां पहनी हुई थी। गोविंद सिंह ने पूछा, अरे बेटा कैसी हो तुम दोनों? प्रिया ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, मैं एकदम ठीक हूं बाबा, मुझे क्या होगा। लेकिन अर्चना का पता नहीं, सारे दिन मजदूरी करके तो इसका बुरा हाल हो जाता होगा। अर्चना ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं छोटी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। रमेश ने नया बिजनेस शुरू किया है और भगवान की दया से सब बहुत अच्छा चल रहा है। जल्द ही हम नया घर भी लेने वाले हैं। ये सुनकर प्रिया की जलन और भी बढ़ गई। खैर कुछ ही दिन बाद दीवान की आर्थिक हालत और बिगड़ गई। घर के गहने जेवरात बिकने लगे, नौकर हटा दिए गए। सास का गुस्सा प्रिया पर टूटने लगा। वो दिन रात प्रिया को ताने मारने लगी। सरोज ने कड़वे लहजे में कहा, अरे कलमुही, तेरे मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती? अपने बाप से बोल कि अपने दामाद की थोड़ी मदद कर दे ताकि तेरे पति की परेशानी थोड़ी कम हो जाए। प्रिया ने रोते हुए जवाब दिया, लेकिन माँ जी, मेरे बाबा तो एक साधारण से किसान है, उनके पास कोई धन दौलत नहीं है और जो थोड़े बहुत पैसे थे वह भी उन्होंने हमारी शादी में लगा दिए। वह कहां से हमारी मदद कर पाएंगे? सरोज ने गुस्से में कहा, हमने तुझसे विवान की शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर किसी अच्छे खानदान में की होती तो आज कम से कम वह विवान की मदद तो करते। ये सुनकर प्रिया को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस दौलत शोहरत को देखकर उसे घमंड हो रहा था वह उसे सिर्फ एक कुत्ते की हैसियत से मिल रहा था। दोनों बहनों की जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। एक तरफ जहां अर्चना की जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ प्रिया की जिंदगी धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ती जा रही थी। एक रात जोरों से बारिश हो रही थी। प्रिया रसोई के एक कोने में बैठी थी, रो रोकर आंखें सूजी हुई थीं। पीछे से सास की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। सरोज ने चिल्लाते हुए कहा, अरे करमजली, तू डूब क्यों नहीं मरती? मेरे बेटे का सुकून खा गई तू। हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया तूने। ना मायके से पैसा लाई, ना किस्मत लाई, कुलक्षणी है तो उल्टा। ये सब सुनकर भी विवान चुप था। उसकी चुप्पी प्रिया के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। प्रिया को लगा जैसे कि उसका पूरा अस्तित्व ही मिट्टी में मिल रहा हो। अगली सुबह विवान की दुकान पूरी तरह बंद हो गई। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। घर पर भी बिकने की नौबत आ गई थी। सरोज ने बेरुखी आवाज में कहा, तू अपने मायके चली जा उल्टा, यहां अब तेरा कोई काम नहीं है। हमारे पास तुझे पड़े पड़े खिलाने के पैसे नहीं है। प्रिया का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वो बिना कुछ बोले एक छोटी सी गठरी लेकर रोते हुए मायके की तरफ निकल पड़ी। जब प्रिया अपने मायके पहुंची तो गोविंद सिंह उसे देखकर चौंक गए और पूछा, बेटा प्रिया क्या हुआ? तू अकेली क्यों है और तेरी आंखों में आंसू? क्या हुआ मेरी बच्ची? अपने पिता की आवाज सुनते ही प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। गोविंद सिंह ने अपनी बड़ी बेटी अर्चना को फोन किया और बोले, हेलो बेटी अर्चना, कैसी है तू? अर्चना ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं बाबा, आप कैसे हैं? आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही, बताइए क्या हुआ? गोविंद सिंह ने पूरी बात बताई। अर्चना ने कहा,
आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं घर आती हूं। जब अर्चना अपने मायके आई तो लगभग रात ढल चुकी थी। वो सीधा प्रिया के कमरे में गई। प्रिया दीवार का सहारा लेकर रो रही थी। अर्चना ने हल्के व्यंग्य में कहा, ओ तो अब हमारी तारका इतनी कमजोर हो गई कि हार मानकर रोने लगी। ये सुनकर प्रिया ने अर्चना की तरफ देखा। उसकी आंखों में लाचारी और पश्चाताप दोनों झलक रहे थे। अचानक प्रिया उठी और अर्चना के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, और आज मैं खुद खाली हाथ हूं। मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मेरे कर्मों का फल है जो मैं भुगत रही हूं। अर्चना ने ढांढस बंधाते हुए प्रिया को उठाया और कहा, रो मत बहन। बहनें तो आपस में लड़ती है, झगड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं या नफरत करते हैं। चल अब रोना बंद कर। प्रिया ने कहा, नहीं बहन, मुझे समझ आ गया है। पैसा नहीं, इंसान बड़ा होता है। यह सुनकर अर्चना की आंखों से आंसू निकल आए। उसने प्रिया को गले से लगा लिया और बोली, अरे आगल, बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे को संभालती है। चल अब रोना बंद कर, वरना मार खाएगी बड़ी बहन से। इस तरह रात गुजर गई। अगले दिन अर्चना ने रमेश से बात की और बोली, रमेश, मैं चाहती हूं कि प्रिया हमारे साथ काम करे। इससे वह यह सब भूल पाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। रमेश ने बिना सवाल पूछे कहा, ठीक है अर्चना, जैसा तुम चाहो। प्रिया तुम्हारी बहन है, इसका मतलब वह मेरी भी बहन है। प्रिया रमेश और अर्चना के साथ मेहनत करने लगी। सुबह जल्दी उठना, खेत जाना, खेत में पानी देना, सब्जियां तोड़ना, निराई गुड़ाई करना और रमेश के साथ शहर जाकर दुकान पर सब्जियां बेचना। प्रिया के हाथ छिन गए, कमर दुख गई और एक दिन प्रिया ने रोते हुए कहा, मैं यह सब नहीं कर सकती। अर्चना, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारी जितनी मजबूत नहीं हूं। प्रिया की बात सुनकर अर्चना ने शांत स्वर में कहा, हिम्मत मत हार प्रिया, मैंने भी सीखा था, तू भी सीख जाएगी और एक दिन कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। प्रिया ने रमेश और अर्चना के साथ काम करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और खुद का एक रेस्टोरेंट खोलने का निश्चय किया। रमेश और अर्चना ने प्रिया का साथ दिया और जल्द ही प्रिया और अर्चना ने मिलकर पार्टनरशिप में शहर के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा और जल्द ही प्रिया और अर्चना का नाम स्टार्टअप आइकन गर्ल्स के रूप में मशहूर हो गया। एक दिन विवान गोविंद सिंह के घर आया और बोला, नमस्ते पिताजी, प्रिया कहाँ है? गोविंद सिंह ने गुस्से में कहा, अब तुझे प्रिया से क्या काम है? उसे दिया दुख काफी नहीं था क्या, जो तू फिर से चला आया जले पर नमक छिड़कने? विवान ने कहा, ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझसे भारी गलती हो गई। मैं प्रिया को वापस अपने साथ ले जाने आया हूं। मैं इतनी परेशानियों के बीच क्या सही है और क्या गलत समझ ही नहीं पाया। गोविंद सिंह ने जवाब दिया, बेटा, जो इंसान सही गलत ना समझ पाया इसलिए मेरी बेटी को छोड़ दिया, तो उस इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को दोबारा कैसे भेज दूं? वो मेरी बेटी को इंसान नहीं, कोई सामान समझता हो। विवान ने कहा, ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। विवान बोल ही रहा था कि तभी पीछे से अर्चना और प्रिया भी वहां आ गई। अर्चना ने पूछा, विवान, तुम यहां क्या कर रहे हो? विवान ने कहा, मैं प्रिया को अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूं। अर्चना ने कहा, इतना सब करके तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम वापस आ गए? विवान ने तीखे स्वर में कहा, अर्चना, तुम बीच में मत बोलो, मैं प्रिया से बात कर रहा हूं, तुम हमारे बीच मत आओ। विवान की बात सुनकर प्रिया ने तीखे अंदाज में कहा, मिस्टर विवान, तमीज में रहकर बात कीजिए। आप मेरी बहन से बात कर रहे हैं और मुझे आप ये बताइए, आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? विवान ने कहा, क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाना चाहता हूं। प्रिया ने कहा, क्या मजाक है? मैं तुम्हारा अफसोस अच्छे से जानती हूं। आज मेरे पास दौलत शोहरत आ गई तो तुम्हें मेरी याद आ गई। तुम सिर्फ लालची इंसान हो, विवान, बिन पै के लोटे की तरह, जो आज यहां तो कल वहां। अपनी हद में रहो। प्रिया, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। आप जैसे लोगों की तो कोई इज्जत नहीं होती। अब चले जाइए यहां से,
वरना हमें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। विवान ने कहा, मैं तुम सबको देख लूंगा। प्रिया ने कहा, हाँ, देख लेना, अब जा यहां से। इस तरह विवान आग बबूला होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद दोनों बहनों ने बहुत तरक्की की और अर्चना व रमेश ने मिलकर प्रिया के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा और प्रिया की शादी संजय से करवा दी। और इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर ले और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।